हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रपोजिशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है प्रपोजिशन पे, जिसमें मैंने 8 प्रपोजिशन, उस वीडियो में मैंने 8 प्रपोजिशन कवर किया था। और आज मैं आपके सामने प्रपोजिशन पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रपोजिशन को कवर करेंगे। और आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या है, 100 प्लस 100 प्लस प्रपोजिशन हमने कवर करने हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी किए प्रपोजिशन नंबर 9 एंड दैट इज बाय। ओके, तो सबसे पहला यूज देखिए बाय का, यूज्ड इन पैसिव वॉइस। यूज्ड इन पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, जो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ना, जब भी हम पैसिव वॉइस लिखते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो उसमें हम बाय का यूज करते हैं। जब भी हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हमेशा किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। दूसरा यूज जो है बाय का वो क्या है, देखो, टू ट्रैवल बाय सम व्हीकल। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है, चाहे आपके पास कार है, बस है, ठीक है, या फिर आपके पास बाइक है, कुछ भी है, अगर आप एक व्हीकल का यूज करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो ना, तो आप किसका यूज करोगे, बाय का यूज करोगे। देखो एग्जाम्पल समझो, आई ट्रेवल बाय बस। यहाँ पे आप खुद देखो, जो ये हमारा बस है, ठीक है, वो क्या है, एक व्हीकल है, इस वजह से हमने किसका यूज करा है, यहाँ पर बाय का यूज करा है। आई बात समझ में। कई लोग क्या करते हैं ना, आई ट्रेवल विद बस कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, विद बस। तो विद नहीं आएगा, जब भी आपका व्हीकल होगा ना, तो आप किसका यूज करोगे, बाय का यूज करोगे, विद का यूज नहीं करोगे। आई बात समझ में। ही वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। ओके, ही वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। वो किसकी हेल्प से, कौन से व्हीकल की हेल्प से जिम जाता है भाई, तो वो व्हीकल कौन सा है, बाइक है। आई होप कि आपको बाय का यूज क्लियर हो गया होगा, विद रेस्पेक्ट विद, ठीक है, क्योंकि मोस्टली विद का मतलब हो जाता है साथ, ठीक है। तो हम ये सोच लेते हैं बाइक को यूज करके वो वहां से वहां चला गया, बट नहीं, जब भी आप व्हीकल की बात करोगे तो आप किसका यूज करोगे, बाय का यूज करोगे। थर्ड यूज ऑफ बाय क्या है, देखो, विद टाइम। टाइम मतलब तक, मतलब क्या, डेडलाइन। आपको कई बार ऐसा होता था ना, अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो या पढ़ते थे, तो आपको मैम होते थे या सर होते थे, आपको डेडलाइन देते थे। क्या कहते थे कि आपका जो काम है ना, इतने बजे तक या कल तक पूरा हो जाना चाहिए भाई, इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। देखो, उसी को कहते हैं डेडलाइन। आई विल लीव बाय 4 o'clock। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कोई लड़का है, वो क्या कह रहा है कि मैं कितने बजे तक चला जाऊंगा, 4 बजे। मतलब 4 बजे तो हद है, इससे ज्यादा मैं अपना जो टाइम है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। किसी को कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका काम कब फिनिश हो जाएगा, तो उसने बता दिया डेडलाइन कि मॉर्निंग तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर दूंगा। रिस्पेक्ट टू टाइम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बाय का नेक्स्ट यूज, और उसका मतलब क्या है, बाय बगल में, नेक्स्ट टू, एडजेस्टेंट, बिसाइड। अब देखो, पहले ध्यान से समझो कंसेप्ट को। बगल में का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साइड में। बिल्कुल साइड में मतलब इफ somebody इज देयर और somebody देयर, बिल्कुल साइड में, चाहे इस तरफ लगा लो या फिर लगा लो भाई इस तरफ, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। मतलब क्या, ये कोई लड़का है जिसका नाम है चिंटू, चिंटू, ठीक है, और मैं खड़ा था, कहाँ खड़ा था भाई, चिंटू के बिल्कुल ही बगल में खड़ा था, बिल्कुल साइड में खड़ा था, ठीक है। हु इज सिटिंग बाय यू। अगर मैं चिंटू को क्वेश्चन पूछूं कि भाई चिंटू तेरे साथ में, तेरे बिल्कुल साइड में कौन बैठा हुआ है, तो वो क्या कहेगा कि मैम मेरे साइड में कौन है, मिंटू है जी, ठीक है। ही लिव्स बाय माई हाउस। अब यहाँ पे चिंटू जो है वो हमें बता रहा है कि जो मिंटू है ना मैम, वो मेरे घर के बिल्कुल बगल वाले घर में, ये देखो ये है ना बगल वाला घर, बिल्कुल यहाँ पे रहता है। आई बात समझ में या नहीं आई। तो ये सारे यूज थे हमारे किसके, बाय के। आई होप कि आपको बाय के यूज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
टेंथ प्रपोजिशन को, और टेंथ प्रपोजिशन है हमारा विद के टू यूजेस हैं, एक तो है द्वारा और दूसरा है साथ। द्वारा का मतलब क्या हुआ, परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, ठीक है। और के साथ का मतलब क्या हुआ, के साथ का मतलब हुआ अकम्पनी अ पर्सन और थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए, क्या कहते हैं, आई कट द केक विद अ नाइफ, परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो कौन सा टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, कटिंग ऑफ केक, ठीक है। केक को काटा जा रहा है ना, किसकी हेल्प से काटा जा रहा है भाई, नाइफ की हेल्प से काटा जा रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, विद यूज किया है। यहाँ पे कोई विकल्प तो नहीं है कि आप यहाँ पे बाय यूज कर दो। आई कट द केक बाय अ नाइफ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ समथिंग, तो वहां पे आप विद यूज करोगे। जब विकल्प का यूज करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो आप बाय का यूज करोगे। आई होप कि आपको बाय और विद में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सी इज राइटिंग विद पेन, अब यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है कि नहीं, और किसकी हेल्प से हो रहा है भाई, पेन की हेल्प से हो रहा है। अब ये देखो, मेरे पास भी एक पेन है, और विद द हेल्प ऑफ दिस पेन मैं भी क्या कर रही हूँ, आपके सामने इतने सारा कुछ लिख तो रही हूँ ना। तो आई होप कि आपको विद का ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब विद का दूसरा यूज देख लीजिए। विद क्या है, अकम्पनी अ पर्सन और थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। आई एम विद यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब हम किसी को ये कहते हैं, ठीक है, किसी को हम कंपनी दे रहे हैं, ठीक है, कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो, ठीक है। जैसे देखो, यू लिव विद ऑनेस्टी, तुम हमेशा ईमानदारी के साथ रहते हो। आई बात समझ में। तो ये जो ईमानदारी के साथ रहना, ठीक है, तो यहां पर आप किसका यूज कर रहे हो, विद का यूज करोगे। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने 12th प्रपोजिशन को, जो है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। मैं यहाँ पर आपको एक हिंट दे देती हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक शेड बनाया, ठीक है, ये मैंने एक शेड बनाया, एक छत बनाई, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ना छत। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये इससे टच तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, लेकिन इसके नीचे खड़ा है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुल्ली टच्ड, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में कोई टच नहीं है बट एक छत है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर। मोस्टली आपने देखा होगा, हम मोस्टली यूज करते हैं क्या, कि उसके, या कोई चाइल्ड की बात हम करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि उसके ऊपर ना, उसके ही इज अंडर हिज फादर, मतलब क्या, कि उसके ऊपर जो है उसके फादर की मतलब यू कैन से दैट प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ही वॉज अंडर द ब्रिज, कोई यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्रिज बना दिया, और एक यहाँ पे बंदा है, ठीक है जी, तो ये कहाँ है, ब्रिज के नीचे है, ठीक है, तो इसलिए हमने यूज करा अंडर, ठीक है। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, अगर मैं यहाँ पे एक ट्री बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं मॉम बना दूं, मॉम जो है वो कहाँ बैठी हैं, ट्री के नीचे बैठी हैं, ठीक है। ही इज अंडर हिज फादर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़का है, ठीक है, उसके ऊपर उसके फादर की, जो एक तरीके से आप बोलते हो ना कि छत है, छत इन द सेंस फादर की छत नहीं होती है, मतलब अ काइंड ऑफ इमोशन कि उसके फादर अभी जिंदा हैं, ठीक है, और ही इज अंडर द केयर ऑफ हिज फादर। दिस इज व्हाट द अंडर। आई होप कि अंडर का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब आप अंडर यूज कर रहे हो तो याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपस में टच बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे, बट इसको हम इमोशनली भी, इमोशन शो करने के लिए भी हम यूज करते हैं अंडर का। ही वॉज अंडर द केयर ऑफ हिज फैमिली, अंडर द केयर ऑफ फादर, ठीक है। These all are things come under the category of this। अब मैंने भी यूज किया ना कि ये सारी चीजें under the category। अब यहाँ पे क्या, इमोशंस की बात ही हो रही है। अगर मैं ये, अगर देखो
ये पेन है ना आपके सामने, अगर मैं कहूँ कि दिस पेन इज अंडर द मोबाइल, मतलब क्या आपको पता है मैंने मोबाइल को ऊपर रखा है और मैं नीचे शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टच नहीं है मोबाइल और पेन का, बट ये क्या है उसके नीचे है, एक रूफ है। आई बात समझ में, एक रूफ है इस पेन के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट अंडर। आई होप कि अंडर का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बीनीथ और अंडरनीथ। अब याद रखिएगा 13 एंड 14, बट ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। अगर आप चाहो तो बीनीथ का यूज कर सकते हो या अंडरनीथ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अ काइंड ऑफ सिनोनिम्स दे आर, ओके। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फुल्ली टच। अब यहाँ पे क्या है, दो चीज है, कोई यहाँ पे एक चीज है और कोई यहाँ पे चीज है, और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से टच कर रहे होंगे, तो आप किसका यूज करोगे, बीनीथ का और अंडरनीथ का। अगर एग्जाम्पल देखो, योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा मेरा घर और ये रहा तुम्हारा घर। आपने फ्लैट्स देखे हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, तो ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह टच कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, बीनीथ और अंडरनीथ। मोबाइल इज बीनीथ द पिल्लो, कि यहाँ पर एक पिल्लो पड़ा है और जो मेरा फोन है, जो मेरा मोबाइल है, वो कहाँ है, पिल्लो के बिल्कुल नीचे है। बट आपको पता है, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये पेज है ना, ठीक है, और आप समझ लो कि ये कैप नहीं है बल्कि फोन है, ठीक है, और ये पिल्लो है। अगर मैं ऐसे रख दूं और इसको ऐसे कवर कर दूं, और अगर मैं आपको कहूं कि मेरा जो मोबाइल है, मोबाइल इज बीनीथ द पिल्लो, अब देखो बीनीथ द पिल्लो, यहाँ पे ये है मेरा मोबाइल और ये है पिल्लो, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से टच कर रहे हैं, और ये क्या है, जो मोबाइल है वो पिल्लो के नीचे है और ये पूरी तरह से टच कर रहे हैं। इस वजह से आप किसका यूज करोगे, बीनीथ का और अंडरनीथ का। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, देखो अब ये टच नहीं ना हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे है, ठीक है, अगर आप इस चीज को देखो, ये रहा मेरा कैप एग्जाम्पल, ठीक है, कैप, और ये है एक शीट। अगर जो मैं ये शीट कैप के ऊपर रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से कैप और जो शीट है एक दूसरे से टच कर रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कैप है ना, ये क्या है, बीनीथ द शीट। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है, अब टच तो नहीं हो रही, आपको दिख रहा है टच नहीं ना हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कैप है इज अंडर द शीट। अब यहाँ पे टच नहीं हो रहा भाई, देखो इतना ऊंचाई है, ठीक है, कि द कैप इज अंडर द शीट। आई होप कि आपको अंडर और बीनीथ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन इज एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब भी क्या होता है, अलावा। लेकिन दोनों के सेंस में फर्क है, किस सेंस में आप यूज कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आप एक्सेप्ट का यूज करोगे या फिर बिसाइड्स का यूज करोगे। अब ध्यान से समझना, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर, ठीक है, और बिसाइड का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, छोड़कर। मेरे पास ऑडी के अलावा कई कंपनीज की कार है। यहां पे मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरे पास सभी कंपनीज की कार है, चाहे वो मर्सिडीज लगा लो, चाहे वो आप वॉल्वो की लगा लो, ठीक है, या फिर मारुति की लगा लो, होंडा की लगा लो, होंडाई की लगा लो, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है जी, ऑडी की कार नहीं है। आई बात समझ में, एक्सेप्ट ऑडी आई हैव कार्स ऑफ मैनी कंपनी। यहां पर मैं क्या कह रही हूं कि ऑडी की कार मेरे पास नहीं है, बाकी हर कंपनी की कार मेरे पास है। अब नेक्स्ट देखो, इस एग्जाम्पल में मेरे पास ऑडी के अलावा कई और कंपनीज की कार हैं। हिंदी में बिल्कुल सेम है कि नहीं, लेकिन यहां पे मैं क्या कहना चाहती हूं, यहां पर मैं ये कहना चाहती हूं कि ऑडी की कार तो मेरे पास है ही,
अलोंग विद ऑडी मेरे पास और भी बहुत सारी कंपनीज की कार है। यहां पर मैं ये कह रही थी कि ऑडी की कार मेरे पास नहीं है, और यहां पर मैं क्या कह रही हूं कि ऑडी की कार मेरे पास है, और ऑडी की कार ही नहीं बल्कि मेरे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की कार है। बिसाइड ऑडी आई हैव कार्स ऑफ मैनी कंपनीज। मतलब क्या हो गया, एक मेरे पास ऑडी भी है, ठीक है जी, एक मेरे पास मर्सिडीज भी है, एक मेरे पास वॉल्वो भी है, ठीक है जी, होंडा की भी है, होंडाई की भी है, सारी कंपनीज की कार है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, सिर्फ मैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ कि आप ये मत समझ लो कि सिर्फ ऑडी वाली कार है मेरे पास तो ये सारी कंपनीज की भी कार है। बट इस सेंटेंस में जहाँ पे हमने एक्सेप्ट का यूज किया है, यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास वॉल्वो है, मेरे पास होंडा की भी है, होंडाई की भी है, बट क्या करूं मेरे पास ऑडी वाली कार एक भी नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्ट और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से सेंस के अकॉर्डिंग कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, हमारा जो इंटेंशन है, जो हम किस तरीके से किसी चीज को, किस बात को किस तरीके से कन्वे करना चाहते हैं ना, उस चीज से हम किसका यूज करते हैं, एक्सेप्ट और बिसाइड का। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को हिंदी में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑडी नहीं है भाई और यहाँ पर ऑडी है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मेरे पास ऑडी की कार नहीं है, ना यहाँ और ना यहाँ। ओके, फनी था बट कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने 17th प्रपोजिशन को, और वो है क्या, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन हमेशा याद रखिएगा यूज होगा जब दो लोगों की बात होगी या दो चीजों को, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है फर्क नहीं पड़ता, जब जहां भी क्वांटिटी क्या हो आपकी 2 हो। ये देखिए, ये है हमारी नेहा, ठीक है, और ये है हमारी गीता। ओके जी, अब ये नेहा और गीता, एक लड़की ये हो गई, एक लड़की ये हो गई, इन दोनों के बीच में है एक ये प्यारा सा रैट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चूहा। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, अब आपको पता है कि अगर लड़कियों के बीच में कौन आ जाए, चूहा, तो वो क्या चिल्लाती हैं, आउच, और वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती हैं। ये तो आप सभी को पता है ना। तो चलिए अब कंसेप्ट पे आते हैं कि जब भी कोई भी चीज दो लोगों के बीच में आए तो उसमें क्या आप बोलोगे, बिटवीन। रैट इज बिटवीन द गर्ल्स, मतलब बिटवीन जहां पर भी आ जाए तो समझ जाना कि कितने लोगों की बात हो रही होगी, 2 लोगों की बात हो रही होगी। आई बात समझ में। चलो, मेरे पास एक किटकैट है, क्या है, किटकैट मेरा फेवरेट चॉकलेट है, ठीक है, तो किटकैट है। तो अगर मैं कहूं कि डिस्ट्रीब्यूट कैंडी बिटवीन सीता एंड गीता, अरे मैंने यहाँ पे नेहा लिखा था और गीता, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडी, चलो कैंडी हम नहीं देते, हम किटकैट दे देते हैं, ठीक है, एक ब्रेक तो बनता ही है इन दोनों को, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि डिस्ट्रीब्यूट किटकैट बिटवीन सीता एंड गीता, तब भी यहाँ पे देखो सीता और गीता लिखा है, चलो अलग बात है, यहाँ पे बिटवीन है। लेकिन अगर यहाँ पे सीता और गीता की जगह लिखा हो गर्ल्स, ठीक है, सीता और गीता की जगह लिखा हो गर्ल्स, तो आप इस चीज को अंडरस्टूड कर लेना कि जहां पर बिटवीन की बात आ रही है तो लड़कियां कितनी होंगी, 2 ही होंगी। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन कहाँ यूज करते हैं। बिटवीन हमेशा यूज करते हैं जब 2 चीजों की बात करी जा रही हो और उसके बीच में बंटवारा हो। आई बात समझ में। चाहे आप कैंडीज बांट दो, घर बांट दो, प्रॉपर्टी बांट दो, या फिर चूहे को बिठा दो इन दोनों के बीच में, फिर देखना जो भी ड्रामा होगा। चलो अब हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ डिस्कस करते हैं, और वो क्या है, अमंग। बिटवीन मतलब 2, अमंग मतलब मोर देन 2। और याद रखिएगा, मोर देन 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, या तो होगा वो 3 या फिर 3 से ज्यादा। क्वांटिटी याद रखिएगा, 3 या फिर 3 से ज्यादा। आई बात समझ में। जब कोई भी चीज
हमें बांटनी हो 3 लोगों के बीच में या 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो हम किसका यूज़ करते हैं? अमंग का यूज़ करते हैं। देखिए, अगर मैं लिखूं डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज अमंग चिल्ड्रन, आई बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज अमंग चिल्ड्रन। अब एक यहाँ पे कैंडीज कर लेना यार, प्लूरल बना लेना इसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं किटकैट लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किटकैट, कैंडी को हम काट देते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज मत होना। आपके पास है एक किट कैट, एक ब्रेक तो बनता है ना। तो आपके पास एक बहुत बड़ा किटकैट का चॉकलेट का डब्बा पड़ा हुआ है, एक ही किटकैट है, ठीक है, और आप उसे बांटना चाहते हो, और आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई बंदे तो 9 हो गए, तो बिटवीन तो नहीं आएगा, ये तो पक्की बात होगी। तो हम किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। आई बात समझ में? सी इज जंपिंग अमंग द चिल्ड्रन। अब ये है कोई अच्छी सी लड़की और ये है छोटे छोटे से बच्चे, और ये बच्चों के साथ क्या कर रही है भाई? जंप कर रही है। इसलिए हमने किसका यूज करा है? अमंग का। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी क्या है? दो से ज्यादा है, मतलब या तो 3 है या फिर 3 से ज्यादा है। तो आप किसका यूज करते हो? अमंग का यूज करते हो। अगर इन दोनों को आप साथ में देखना चाहो तो ऐसे देख लो, बिटवीन इसका मतलब क्या हो गया? 2, अमंग मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा। कभी भी आपने करना हो बंटवारा किसमें? 2 लोगों के बीच में, तो करिएगा बिटवीन से। अगर बंटवारा करना हो 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, तो बंटवारा करिएगा किससे? अमंग से। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, और जो है क्या? अवर्ब और बिलो। 19th एंड 20 ये दोनों हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। तो अवर्ब का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो क्वेश्चन आ जाता है, मैम किसके ऊपर और किसके नीचे? तो चलिए अब इसका आंसर दे देते हैं हम आपको, ठीक है। तो अवर्ब और बिलो मतलब क्या? मान लो कि ये एक क्या है? दीवार है, ठीक है। ये क्या है? आपके सामने एक दीवार है, एक वॉल है। आई बात समझ में? अब वॉल के ऊपर एक पेंटिंग टंगी हुई है, हैंग हो रखी है एक पेंटिंग, और वो पेंटिंग किसकी है? एक बर्ड की है, ठीक है, एक पक्षी की पेंटिंग है। और इस पेंटिंग के ऊपर है क्या? आपका क्लॉक। जो वॉल क्लॉक है वो भी दीवार पे क्या है? टंगी हुई है। यहां तक तो स्टोरी क्लियर है। अब अगर मैं आपको कहूं कि चलो आप जाओ मेरे घर पे, ठीक है जी, मान लो ये क्या है? मेरा रूम है, रूम की डिस्क्रिप्शन दे रही हूं मैं आपको, ठीक है, स्टोरी समझिए ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं कि जाओ मेरे घर पे और वहां से क्या है? क्लॉक लेकर आ जाना, तो आप पूछोगे ना मैम क्लॉक है कहाँ पर? तो मैं आपको कहूंगी मेरे रूम में जाना, और वहां पे वर्ड की जो पिक्चर है ना, उसके अवर्ब, जो ये पक्षी का जो पिक्चर है, जो फोटो है, उसके ऊपर जो क्लॉक लगी है ना, उसे लेकर आना है आपने। तो आपको आगे बात समझ में कि नहीं? अवर्ब का मतलब क्या होगा? कि कोई भी चीज होगी रखी हुई, उसके ऊपर जो कोई, अब यहां पर ऊपर का मतलब ऑन मत कर देना, सरफेस को टच नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, सरफेस को टच कर रहा है तब ऑन कहते हैं हम ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या है? दीवार पे टंगी हुई है, जो हमारी वॉल है उस पे हैंग करी हुई है, और हम बता रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं? हम लोकेशन बता रहे हैं कि ये जो क्लॉक है ना, उसकी लोकेशन क्या है? कि ये जो बर्ड की पिक्चर है, ये पक्षी का जो पिक्चर है, फोटो है, उसके ऊपर वाली जो क्लॉक है, मैं उस क्लॉक की बात कर रही हूँ, और वो क्लॉक आपको लेकर आने को कह रही हूँ। आई होप कि आपको अवर्ब का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है क्या? बिलो। बिलो का मतलब क्या है? नीचे। अब देखो, अगर मैं कहूं आपको कि जो क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक के नीचे ही क्या है? एलईडी बल्ब है, ठीक है। जो क्लॉक है उसके नीचे, मतलब बल्ब इज बिलो द क्लॉक, ये हमारा क्लॉक हो गया, और क्लॉक के नीचे क्या है? हमारा बल्ब है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? अवर्ब और बिलो में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अवर्ब और बिलो क्या होता है? मोस्टली कहीं ना कहीं आपको लोकेशन क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, देखो, रुको, मेरे पास लाइव ऑब्जेक्ट जो भी है ना, जस्ट इमेजिन करते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि ये एक वॉल है, ठीक है। अब ये मेरा कैप है, ओके।
ये रबड़ बैंड है। रुक जाओ यार, थोड़ा साफ सुथरा कर देती हूँ इसे। हाँ, ये हो गया रबड़ बैंड, ठीक है। और एक और ये पेन का कैप है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ, मान लीजिए कि ये एक वॉल है, ये मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि ये पेज पर है, बल्कि क्या है, ये एक वॉल के ऊपर हैंग करी हुई चीज़ है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो रबर बैंड है वो बिलो है किसके, पिंक कैप के। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पिंक कैप तो ये है, पिंक कैप के बिलो क्या है, रबड़ बैंड है। और रेड कैप के अवर्ब क्या है, रबड़ बैंड है। लोकेशन क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर आपसे कोई भी पूछे कि रेड कैप कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे कि बिलो किसके है, रबड़ बैंड के। जो रबड़ बैंड है उसके नीचे क्या है, रबड़ बैंड के नीचे क्या है, आपका रेड कैप है। तो ये होता है रिलेशन बिलो और अवर्ब का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि अब तक के सारे प्रपोजिशन आपको कंसेप्ट के साथ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने प्रपोजिशन के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम रिमेनिंग प्रपोजिशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अब तक याद रखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जोड़कर हमने 20 प्रपोजिशन कवर किए हैं विद कंसेप्ट क्लैरिटी। तो याद रखिएगा, कभी भी क्राम करने की कोशिश मत कीजिएगा, आराम से लर्न कीजिए, समझिए और उसे अप्लाई कीजिए अपने पर्सनल लाइफ में, डेली यूज की लाइफ में, डेली सेंटेंसेस में। तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, ना कि क्राम किया है। तो मिलते हैं प्रपोजिशन के थर्ड पार्ट की वीडियो में और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग प्रपोजिशन को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आज आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।